Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS432 that is network modeling and simulation. और सबसे पहले जो है वो अब हमने इसका इंशाल्लाह वीक नंबर 2 स्टार्ट करना है क्योंकि वीक 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है. So before this, if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स सिमुलेशन. सो इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, हम बेसिकली बात क्या कर रहे थे कि एक मॉडलिंग होती है और एक सिमुलेशन. और मॉडल लाइक कह लें कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और फिर हम उसको अगर हम लाइक रियल वर्ल्ड को इम्यूलेट करें, कॉपी करें और उसको हम रन करके देखें कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, हम कैसे उसको अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिमुलेशन है ओवरऑल. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि डेवलपमेंट बेसिकली कैसे होती है सिस्टम सिमुलेशन की, और उसके अलावा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या. अच्छा, अब यहाँ पे देखें लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक सिनेरियो की. अच्छा, अब इस लेक्चर में बेसिकली ये है कि अब हमने लाइक प्रीवियस वीडियो में जितने भी पिटफॉल्स देखे थे, तो ऐसे लगता है कि इतनी मिस्टेक्स हैं मॉडलिंग और सिमुलेशन में जो हम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा बंदा मॉडलिंग और सिमुलेशन करे ही ना. लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल है वो इसे थोड़ा सा रिलेट करिए कि स्टिल आई एम नॉट डेड येट सिनेरियो. इसमें क्या है कि कोई लाइक पर्सन है, वो किसी बिल्डिंग से फॉर एग्जाम्पल किसी हाइट से गिर रहा है. ठीक है. अब पता है कि लाइक गिरना है उसने, लेकिन वो लाइक मोटिवेट होके कह रहा है कि नहीं, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, अभी ज़िंदा हूँ. तो ये वाला सिनेरियो है कि बेशक जितने भी पिटफॉल्स हैं आप फिर भी जो है वो मॉडलिंग्स और सिमुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि लाइक कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जनरल सी बात है, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि कोई पर्सन किसी हाइट से गिर रहा है, लेकिन अगर हमने उसको मॉडल करना हो और उसको हमने अपनी कंप्यूटेशंस में, अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करना हो, तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि आपके पास क्या अवेलेबल चीज़ें हैं और क्या जो है वो नहीं अवेलेबल. अब अवेलेबल में देखें कि हाइट, एज, अब लाइक जिस भी बिल्डिंग या जिस भी लैडर से फॉर एग्जांपल ये गिर रहा है उसकी हाइट आपको पता है, उसके अलावा टाइम आपको पता है, फिर किस स्पीड से वो गिरा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी. ठीक है. उसके अलावा इनिशियल हाइट के कहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया, और उसके अलावा एक्सेलरेशन लाइक चेंज इन वेलोसिटी. ये सारा कुछ आपको पता था. और यहाँ पे क्या आपको नहीं पता था कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक अब यहाँ पे जो भी पर्सन है फॉर एग्जांपल आपको उसका वेट या मैस नहीं पता. ठीक है. उसके अलावा उस स्पेसिफिक टाइम पे एयर की कितनी रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद होगी आपको वो नहीं पता. और उसके अलावा लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आपको पता कि वो कौन सी जगह है. ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि जब ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन फॉर एग्जांपल गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. ठीक है. और सिंपल यहाँ पे जैसे जिसे कह लें कि C++ में या ओवरऑल एक स्यूडो कोड में हम बता सकते हैं कि हमने जो है वो क्या जो है वो फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइट फाइंड करनी है, तो आखिर में हम प्रिंट एफ फंक्शन लगा देंगे कि हाइट एट टाइम के किसी स्पेसिफिक टाइम पे ये वाली हाइट होगी. ठीक है. टाइम यहाँ पे टी एक पैरामीटर हमने पास किया, और हाइट एज जो लाइक उसकी फ़ाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जो हम असल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है या कोई पर्सन अगर फॉल कर रहा है, तो हम उसके डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे उसकी उस वक्त क्या हाइट थी और उसके अगेंस्ट उसकी क्या वेलोसिटी थी, क्या स्पीड थी, अगर हम ये सारा कुछ कैलकुलेट करें तो आपको जो है वो इस तरह से ग्राफ मिलेगा. ठीक है. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको लाइक कर्व टाइप शेप जो है वो आपको मिल रही है. ठीक है. उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है कि लाइक आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिसको आपने सॉल्व करना है. ठीक है. तो हम कहते हैं कि हम प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम उसका ऐसा सोल्यूशन कुछ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस में आपके पास डेटा डेफिनेटली सबसे पहले कलेक्ट करना होता है, और एट द वेरी एंड आपने क्या करना होता है कि उसको एनालाइज करना होता है, कोई स्पेसिफिक जो है वो अपने आउटपुट्स उसमें से निकालनी होती हैं, और फिर मज़ीद उस पर कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है. ठीक है. सिमुलेशन डेवलपमेंट, फिर मॉडल वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन, इन सब को भी हम डिटेल में जो है वो आगे जाके देखते हैं. सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आपने उसकी फॉर्मुलेशन करनी है. ठीक है. फॉर्मुलेशन में आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल इनपुट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है. अब कंट्रोलेबल इनपुट्स जैसे वो स्टिल आई एम नॉट डेड येट सिनेरियो वाले में देखें कि कौन कौन सी इनपुट्स आप कंट्रोल कर सकते थे. हम ये कंट्रोल कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल वो पर्सन जिस हाइट से गिर रहा है वो हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर हमने कोई मॉडल बनाना है उस सिनेरियो के हिसाब से, मतलब उसको हमने रियल वर्ल्ड को कॉपी करना है अपनी मॉडलिंग में,
तो हम ये कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग को छोड़ के हम कोई छोटी हाइट वाली बिल्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडलिंग के लिए। तो मतलब ये कंट्रोलेबल इनपुट था, ठीक है। लेकिन अनकंट्रोलेबल इनपुट ये लगा लें कि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा उसको गिरने में, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त कितनी फ्रिक्शन होगी, कितनी रेजिस्टेंस हवा में मौजूद होगी, कितनी फ्रिक्शन होगी, क्या टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल इनपुट है। तो आपने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना है किस फेज़ में, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करनी है। डेटा कलेक्शन में आपने पहले ये देखना है कि मैंने कलेक्ट क्या करना है और फिर कितना कलेक्ट करना है। और फिर जब कितना कलेक्ट करने की बात आ जाती है तो फिर कॉस्ट और एक्यूरेसी का अक्सर ट्रेड ऑफ कोई हमें करना पड़ता है, कोई बैलेंस सेट करना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि एक्यूरेसी अगर हम ज़्यादा चाहें या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करें तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है और कॉस्ट हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हम कोई एक मीडियम वे, कोई मिडल ग्राउंड फाइंड कर लेते हैं कि हाँ कॉस्ट भी तकरीबन ठीक है और एक्यूरेसी भी इतनी है कि एक्स्ट्रा ही एफिशिएंट भी नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा ही गया गुजरा भी नहीं है, मतलब ठीक है। तो ये अच्छा, अब सिमुलेशन डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, उसमें आपने क्या करना है, कोडिफाई कोडिफाई कोडिफाई, लाइक आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है वो आपने कोड करना है। अब वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो हम C++ में ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, सिमुलेशन का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब मॉडल वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन की बात आ जाती है। वैलिडेशन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हम जिस सिस्टम का मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो ठीक सिस्टम भी है और आया कि वो रियल वर्ल्ड फिनोमेना के साथ इम्यूलेट भी करता है। लाइक आपकी जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ हैं, जो आपकी डेली लाइफ सिनेरियोज़ हैं, उनकी एग्जैक्ट कॉपी है या नहीं, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन में आपने ये देखना होता है कि हमने जो सिस्टम सेलेक्ट किया है क्या हम उसको ठीक तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, और उसके अलावा जो मॉडल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉडल आपस में दोनों जो है वो मैच ज़रूर करनी चाहिए। कैलिब्रेशन में हम पैरामीटर्स सेलेक्ट करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को जब मॉडल करने जा रहे हैं तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें ऐसे लाइक कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स को हम डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल किसी इन्वायरमेंट की बात करनी है तो हम देखेंगे कि हाँ हमने उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लेना है, तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए। इसी तरह किसी कार की अगर स्पीड हमने इवेलुएट करनी है तो हम उसमें उसकी वेलोसिटी, फिर टाइम टेकन और इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखेंगे लाइक यहाँ पे कि ट्वीकिंग, ट्यूनिंग टू इंश्योर दैट सिमुलेटेड डेटा फॉलोज रियल डेटा, कि अब हमने यहाँ पे ट्यूनिंग करनी है, लाइक मैच करना है, रिजेंबल करना है किसको, जो डेटा हम सिमुलेट कर रहे हैं और जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उन दोनों को आपस में हमने ट्यून करके मैच करके देखना है कि वो दोनों रेजोनेट करते हैं एक दूसरे के साथ या नहीं करते। फिर व्हाट इफ़ एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स लेते हैं और फिर हम उससे रिक्वायर्ड आउटपुट चेक करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हम इनपुट को अगर चेंज करते हैं तो हमारी जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो कैसे इफेक्ट हो रही है उससे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के हिसाब से आउटपुट पे, ठीक है, क्या इफेक्ट उनका पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है। और उसके अलावा जो है लाइक पैरामीटर्स को हम आपस में भी कैलकुलेट करते हैं और फिर पैरामीटर्स को आउटपुट से भी मैच करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि क्या किसकी सेंसिटिविटी है, कौन कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है सिमुलेशन डेवलपमेंट का, यहाँ पे आपके पास 3 फेजेस हैं एनालिसिस के। पहले आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, देन यू हैव प्रिस्क्रिप्टिव और फिर पोस्ट प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में वैलिडेशन और वेरिफिकेशन आ जाती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में पहले आपने लाइक गोल सीकिंग प्रॉब्लम को कैरी आउट करना है। लाइक आपने ये देखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या उसका गोल है, हम क्या उससे सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। देन यू हैव पोस्ट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इसमें हम स्टेबिलिटी उसकी चेक करते हैं कि वो कितनी स्टेबल है प्रॉब्लम, या उसका सोल्यूशन जिन स्ट्रेटजीज से गुजरते हुए बनेगा होगा वो कितने स्टेबल हैं नहीं है। एंड देन वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट्स और रेफरेंसेस हैं सिंपल, लाइक जो आपने कोर्स में बुक्स स्टडी करनी है। जैसे अब ये नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, इसमें कंटेंट्स कौन कौन से कवर होते हैं कि कुछ वेल नोन जो पहले से ही लाइक बहुत फेमस हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स, इक्वेशंस और फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा कुछ टूल्स हम यूज़ करेंगे सिमुलेशन के लिए और उन दोनों का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या वो एक दूसरे के साथ उनका इफ़ेक्ट है उन पे।
और ये सारा कुछ हम देखेंगे। और क्या नहीं देखेंगे कि पूरा कोई मैथमेटिकल फार्मूला अपने स्टार्ट से स्क्रैच से डिराइव नहीं करना होगा, बनाना नहीं होगा। उसके अलावा प्रोग्रामिंग डिक्सटेरिटी, लाइक आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना इसमें प्रोग्रामिंग में ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे बुक्स जो है वो मोहसिन गिज़ानी की एक आपके पास है, नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, जॉन विले से इसकी पब्लिकेशन है। फिर उसके बाद जैक बर्बैंक की एक बुक है, ठीक है। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं इफ़ यू वांट टू गिव देम अ रीड। नेक्स्ट उसके बाद ये कुछ सिमुलेशन मॉडल्स हैं। ये एलिप्स जो है, एलिप्स बेसिकली एक फ्रेमवर्क है उसी, और इसी ने ओमनेट प्लस प्लस को जो है वो लाइक कह लें कि डेवलप किया है, ठीक है। और हमारे फ्यूचर मॉड्यूल्स में जो है वो यही यूज़ होना है। अच्छा, और उसके अलावा टिकटॉक ट्यूटोरियल देखेंगे, फिर ओमनेट प्लस प्लस का मैनुअल, फिर वेबसाइट को देखेंगे, फिर आईनेट फ्रेमवर्क्स एंड ऑल दैट। खैर, अब यहाँ पे थर्ड जो आपके पास यहाँ पे मॉड्यूल है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ओमनेट। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ओमनेट है क्या। ओमनेट का एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव मॉड्यूलर नेटवर्क टेस्ट बेड, ठीक है। और ये जो प्लस प्लस है तो इसका मतलब है कि इन सी प्लस प्लस लाइक ये सपोर्ट कर रहा है या इसमें इंटीग्रेटेड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। फिर ओवरऑल इसके कंपोनेंट्स की कह लें कि बात करें तो एक सिमुलेशन कर्नल है और एक है कंपोनेंट बेस्ड सिमुलेशन लाइब्रेरी। अब सिमुलेशन कर्नल क्या होता है, इट्स लाइक अ कोर इंजन। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। अब वो पानी नीचे से खींचती है, फेच करती है, तो असल में इंजन क्या है, वो जो आपकी एक मोटर लगी होती है आमतौर पे घरों में, ठीक है। तो मेन इंजन वो है, सारी मशीनरी सारी प्रोसेसिंग वहाँ पे हो रही है। तो सिमुलेशन कर्नल भी ओमनेट प्लस प्लस का एक मेजर कह लें कि पार्ट है, जो सारी जो है वो प्रोसेसिंग कैरी आउट कर रहा है। इसी तरह एक कंपोनेंट बेस्ड सिमुलेशन लाइब्रेरी है। जैसे अक्सर आपने अगर कोई सी या सी फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में ही कोई प्रोग्राम कोड किया तो हम स्टार्ट में हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करने का ये मकसद होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिक्लेरेशंस और डेरिवेशंस कह लें कि वो सारी हेडर फाइल्स में इनकोडेड होती हैं। और जब हम कोई हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं तो लाइब्रेरी लाइक वहाँ से, तो आपको बार बार वो कोड का पार्ट नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। इसी तरह कंपोनेंट बेस्ड सिमुलेशन लाइब्रेरी से अगर हम कोई कंपोनेंट ऐसे फेच करेंगे तो उसका मतलब है कि उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो वहाँ से ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी आपके कोड में आके। उसके अलावा आपने देखना है कि ओमनेट जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो सिमुलेशंस को रन कराने में हेल्प करता है, लेकिन ओवरऑल ये खुद सिमुलेटर नहीं है। उसके अलावा ये यूज़ होता है कि कोई भी नेटवर्क आप क्रिएट भी करें और उसको सिमुलेट भी हम कर सकते हैं यूजिंग ओमनेट प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो सिमुलेशन कर्नल है मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट्स लाइक अ कोर इंजन। और यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिमुलेशन कर्नल जो है वो टर्मिनेट कब होता है, एंड कब होता है, क्विट कब करता है, तो आपने कहना है कि भाई ये एक इवेंट क्यू होती है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट साइजेस के जो हैं वो पड़े होते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे आके यहाँ पे वो रखे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से या जो भी वो मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे इवेलुएट होने के लिए, इवेंट्स एग्जीक्यूट होने के लिए, वो होते जाएंगे। लेकिन जब कोई भी इवेंट नहीं बचेगा इवेंट क्यू में, जब कोई भी एक्टिविटी नहीं बचेगी इवेंट क्यू में, तो सिमुलेशन कर्नल टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर सिमुलेशन कर्नल जो है वो तब टर्मिनेट होगा जब आपके पास टर्मिनेशन कंडीशन अचीव रीच हो जाएगी, लाइक अचीव हम कर लेंगे। अब वो टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो कोई भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या पर्टिकुलर केस जिसको हम उस वक्त डील कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि यूज़र बजाते खुद जो है वो टर्मिनेट करे कि हाँ नाउ आई वांट कि सिमुलेशन कर्नल जो है वो टर्मिनेट कर जाए, फिर वो टर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ओमनेट प्लस प्लस को कैसे आपने लाइक डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो इसकी फ्री कॉपी omnetpp.org इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और लेटेस्ट रिलीज़ जो है वो आपने इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो डाउनलोडेड फ़ोल्डर होगा ना वो ज़िप फाइल होगी बेसिकली, और उसमें एक सी प्लस प्लस कंपाइलर होगा और एक कमांड लाइन बिल्ड इन्वायरमेंट है, लाइक कंप्लीट फ़ोल्डर है, ठीक है। अब जब एक बार सोर्स कोड जो है वो डाउनलोड कर लिया तो फिर आपने उसको कंपाइल करना है और फिर क्या करना है कि उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फिर उसके अलावा लाइक हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओमनेट प्लस प्लस, ये आपको मेरे चैनल पे अलग से वीडियो मिल जाएगी। सो अगर आपको वैसे नहीं ऐसे नहीं समझ आती दैन यू कैन गो देयर एंड लुक द पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले अब क्या होगा कि जब आपने वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है ना फाइल, ज़िप फाइल्स ओमनेट प्लस प्लस की, तो फिर आपने ये वाली फ़ाइल जो है वो ढूंढनी है। मतलब जो भी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स हैं ना उसमें आपको ये मिंगवैन डॉट कमांड जो है वो आपको एक फ़ाइल मिलेगी, आपने इसको रन करना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि एक टर्मिनल अपीयर होगा, फिर वहाँ पे आपने कमांड देनी है ./configure, फिर वो थोड़ी देर जो है वो कन्फिग्रेशंस चलेंगी, फिर आपने कमांड देनी है मेक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब दो मोड्स हैं जिनको ओमनेट प्लस प्लस जो है वो
कह लें कि सपोर्ट करता है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है डीबग मोड एंड देन यू हैव रिलीज़ मोड, ठीक है। डीबग मोड में क्या होता है कि इट डज़ नॉट ऑप्टिमाइज़ द बाइनरी इट प्रोड्यूसेस। अच्छा, डीबग मोड अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि ऐसा मोड है जिसमें हम बग्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और बग्स को ठीक कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने ओमनेट प्लस प्लस में डीबग मोड को कह लें कि एक्टिवेट किया हुआ है, तो क्या होगा कि इट विल नॉट गिव ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आपका कोड है उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा। ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है कि कम वैसे मेमोरी लग जाती है और उसके अलावा जो है वो लाइक जल्दी हम आउटपुट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे हम एक एक जो एरर है वो नहीं कैलकुलेट कर पाते, ठीक है। एक एक एरर को हम डीबग नहीं कर पाते, तो इसलिए डीबग मोड में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। उसके अलावा इसमें सोर्स कोड और जो जनरेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको प्रॉपर एनालिसिस में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा इट अलाउज एक्यूरेट ब्रेक पॉइंट्स सेटिंग। अब ब्रेक पॉइंट सेटिंग क्या है कि अब फॉर एग्जांपल आपका 1000 लाइंस का कोड है या कह लें कि 100 लाइंस का ही है, तो हर 10 लाइंस के बाद या हर 20 लाइंस के बाद आपको एक ब्रेक पॉइंट कह लें कि एक ब्रेक मिलेगी कि हाँ, जो अब तक ऊपर से लेके अब तक यहाँ जितना कोड हो गया उसमें देख लो कि क्या क्या आपने डीबग करना है, ठीक है। फिर वंस यू आर क्लियर विद ऑल दैट, फिर अगली 10 लाइंस, फिर अगली 10 लाइंस। तो एक ब्रेक पॉइंट सेटिंग्स जो है वो डीबग मोड में अवेलेबल होती है। और ऐसे चीज़ का क्या फ़ायदा हो जाता है कि फिर हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस जगह से जो है वो लाइक आपके कोड में कोई एरर या बग आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अलाउज कोड स्टेप थ्रू वन लाइन एट अ टाइम, कि लाइक क्या होता है कि एक एक करके, क्योंकि हम कोड को एवेलुएट कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइन जो है वो फॉल्टी है उसमें से। फिर उसके अलावा जब ये कंपाइल होता है तो इसमें कंप्लीट डीबग की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई होती है। रिलीज़ मोड जो एक और मोड है ओमनेट प्लस प्लस में आपको मिलता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट की जाती हैं इसमें उसमें कोई डीबग डेटा नहीं होता। उसके अलावा इसकी लाइक एक एक लाइन के हम नहीं देख रहे होते, तो बहुत सारा कोड जो है वो इकट्ठा रिमूव भी किया जा सकता है और रीराइट भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल है इट मे नॉट मैच विद रिटर्न कोड, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी आउटपुट आई हो वो इनपुट के हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट ना हो। क्योंकि आपको तो इकट्ठा ही एक साथ उसका आउटपुट मिला है, तो आपको यही नहीं पता चला कि अगर इसमें कोई बग था तो किस लाइन पे था या आपने कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी थी। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ओवर हियर। अच्छा, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो ओमनेट प्लस प्लस को रन करना है, तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमनेट प्लस प्लस कम्स विद एन इलिप्स बेस्ड सिमुलेशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलिप्स बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसने कह लेंगे डेवलप किया है ओमनेट प्लस प्लस को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो जाके ओमनेट पीपी लाइक ओमनेट प्लस प्लस जो है वो टाइप करना है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वर्क स्पेस क्या होती है? इट इज़ अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइक आपने एक बार सिमुलेशन डेवलप की, क्रिएट की, उसको सिमुलेट किया किसी मॉडल को, तो वो एक आपके पास बन गई, कह लेंगे एक प्रोजेक्ट है, फिर अगला प्रोजेक्ट। तो मतलब अगर उन सब प्रोजेक्ट्स को हम लॉजिकली या वर्चुअली अगर हम कलेक्ट करें एक जगह पे, तो वो आपके पास बन जाती है वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस को पी टू पी या पीयर टू पीयर तब कहते हैं जब इसमें लाइक सिंगल लाइन पे कनेक्शन हो, लाइक कह लें कि एक ही सिस्टम के दो प्रोजेक्ट्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं या दो चैनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सब को हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है ओवरव्यू ओमनेट प्लस प्लस का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं मॉडलिंग और सिमुलेशन की, तो वी विल लुक कि ओमनेट प्लस प्लस का डिज़ाइन आपको कैसे अपने फीचर्स के लाइक फ़ीचर्स की हेल्प से जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स को इरेडिकेट करने में, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में जो है वो हेल्प आउट करता है। तो अगर हमने लार्ज स्केल पे सिमुलेशंस को कैरी आउट करना है, तो ओमनेट प्लस प्लस कहता है कि हाँ, मेरे पास डिज़ाइन फ़ीचर है हायरार्किकल सिमुलेशन मॉडल्स का, कि लाइक एक कह रहे हैं कि हायरार्की ये होती है कि पेरेंट से फिर डिराइव्ड जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, चिल्ड्रन, तो इससे इसकी वजह से क्या होता है। और दूसरा रीयूजेबल कंपोनेंट्स, के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार रीयूज़ कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों फीचर्स की वजह से क्या होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी सिमुलेशंस को भी एग्जैक्टली जो है वो रन करा सकते हैं ओमनेट प्लस प्लस पे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रिड्यूस डिबगिंग टाइम। अब क्योंकि ओमनेट प्लस प्लस प्रोवाइड्स विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन टूल्स वगैरह की हेल्प से हम एग्जैक्टली जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो बग आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा डीबग करने का टाइम होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और ये रिक्वायरमेंट भी आपकी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है जनरेट इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स। ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम आउटपुट और इनपुट और आउटपुट जो है वो कॉमन से कोई सॉफ्टवेयर टूल्स जो हर कोई एंड यूज़र यूज़ कर सकता है, लाइक उनकी हेल्प से जो है वो हम जनरेट कर सकें।
तो ऑमनेट प्लस प्लस जो है उसका एक डिज़ाइन फीचर है कि इट प्रोवाइड्स यू ओपन डेटा इंटरफेस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉमन सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प से इनपुट और आउटपुट्स जो हैं वो रिलेटिव जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस टू बी यूनिफाइड, कि आपके पास कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम मॉडल्स की डेवलपमेंट और फिर अगेन उनकी एनालिसिस जो है वो यूनिफाई करके लाइक एक ही जगह पे सारा कुछ आपको प्रोवाइडेड हो। तो ऑमनेट कहता है कि येस आई हैव अ डिज़ाइन फीचर दैट इज़ टू प्रोवाइड IDE विच इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम मॉडल्स को एग्जैक्टली एक ही जगह पे डेवलप भी कर सकते हैं एंड देन एट द वेरी एंड हम उनकी एनालिसिस भी कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मॉडल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एक मॉडल होता है उसमें आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। लाइक अ वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इसी तरह एक ओवरऑल मॉडल इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा वो जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं विद मैसेज पासिंग, ठीक है। मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को मैसेज पास करेगा और फिर वो इस तरह से कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद जब मॉड्यूल्स बेसिकली हैं क्या, एक मॉड्यूल है वो एक C++ की फ़ाइल है, मतलब उसमें कोई कोड है, फिर दूसरा मॉड्यूल है वो भी अलग से एक C++ की फ़ाइल है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, दे डू इम्प्लीमेंट द सिमुलेशन क्लास लाइब्रेरी, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिमुलेशन क्लास लाइब्रेरी क्या है, क्या लेंगे जिसमें हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा और ये जो मॉड्यूल्स हैं वो रन कहाँ पे करते हैं, सिमुलेशन कर्नल में, एंड अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिमुलेशन कर्नल क्या है, आपके पास एक कोर इंजन है, राइट। अच्छा, अब मॉड्यूल की अगर टाइप्स की बात करें तो मॉड्यूल दो तरह के होते हैं, एक सिंपल मॉड्यूल्स जिनको एक्टिव मॉड्यूल भी कहते हैं और एक होता है कंपाउंड मॉड्यूल, ठीक है। अगर सिंपल मॉड्यूल्स हम कहें कि अगर उन काफ़ी सारे दो या दो से ज़्यादा सिंपल मॉड्यूल्स को हम एक जगह पे इकट्ठा करें, ग्रुप कर दें, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड मॉड्यूल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मॉड्यूल्स एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल ने जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है तो मैसेज पासिंग तो होती है, लेकिन मैसेज पासिंग को कैरी आउट कौन करता है, दिस इज़ द गेट्स, these are the gates which carry out communication process between different modules, और गेट्स को हम कनेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक मॉड्यूल, ये एक सिंपल मॉड्यूल, ये एक सिंपल मॉड्यूल, ये एक सिंपल मॉड्यूल, ठीक है। अब दो मॉड्यूल्स को मिला के उन्होंने बनाया हुआ एक कंपाउंड मॉड्यूल, और एक कंपाउंड मॉड्यूल और एक सिंपल मॉड्यूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने आपको एक पूरा क्या प्रोवाइड किया, नेटवर्क। लाइक आपके नेटवर्क में कह लें कि इस वक्त दो मॉड्यूल हैं, एक सिंपल मॉड्यूल है और एक कंपाउंड मॉड्यूल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे किसका फीचर या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट द नंबर ऑफ़ हायरार्की लेवल्स इज़ नॉट लिमिटेड, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लार्ज सिमुलेशन मॉडल्स जो हैं हम इजीली सिमुलेट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं यहाँ पे किसमें, ऑमनेट प्लस 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 में। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ हायरार्की लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, और हाँ, इट्स अप टू अस एंड इट्स अपॉन आर डिस्क्रिशन कि हम कितने जो हैं वो कंपोनेंट्स और कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्ड करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जो है वो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स मिलेंगे, लाइक ये या ये, ठीक है। और उसके अलावा लाइक आपको वर्टिकल एक्सेस पे जो है वो कितनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो सारा कुछ। अच्छा, अब गेट्स की अगर कुछ फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये मैसेज पासिंग अलाउ करते हैं। उसके अलावा दीज बेसिकली एक्ट एज एन इंटरफेस फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा दे आर लिंक्ड वाया कनेक्शन, के किसी कनेक्शन से लिंक्ड होते हैं, और यहाँ पे ये कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं, आपके पास प्रोपगेशन टाइम भी हो सकता है, कोई रिसीव डेटा भी हो सकता है, कोई बिट एरर रेट भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपने मॉड्यूल टाइप्स को डिफाइन करना है, फिर उनकी कोई एग्जांपल, कोई इंस्टेंस बना देनी है, इंस्टेंशिएट करना है उनको, एंड देन एट द वेरी एंड आपने क्या कहना है कि भाई अब नेटवर्क जो है वो इस पूरे मॉडल को, इस सिस्टम मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेगा, राइट। अच्छा, अब चैनल की अगर बात करें तो चैनल बेसिकली कनेक्शन टाइप्स या गेट टाइप्स ही हैं जिनकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा चैनल की एक खासियत ये है कि दिस कैन बी री यूज एट सेवरल प्लेसेस, कि इसको कई जगह पे आप री यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एक स्टैंडर्ड होस्ट दूसरे स्टैंडर्ड होस्ट से बात कर रहा है किसी मीडियम से, किसी ईथरनेट केबल, किसी रास्ते से, तो हम कहते हैं कि दिस दैट पर्टिकुलर रास्ता या वो जो पाथ है आपके पास वो चैनल है, ठीक है। तो इन दिस केस दिस चैनल इज़ ईथरनेट केबल, और ये डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट चैनल्स आपके पास हो सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जो दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स को आपस में, दो या दो से ज़्यादा कनेक्शंस को आपस में लाइक कनेक्ट करते हैं, वो असल में आपके पास चैनल है, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज की बात आ गई, जो मैंने आपको कहा कि भाई दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, कि वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैसेज बेसिकली है क्या। मैसेज कोई भी आपके पास टपल हो सकती है जिसमें एटलीस्ट दो गैलन की एट्रीब्यूट्स या दो चीज़ें तो पैरामीटर्स तो ज़रूर होते हैं, एक टाइम स्टैम्प होती है और एक आर्बिट्ररी लाइक कोई भी रैंडम डाटा तो होता है। और यहाँ पे आगे जो आपको इलिप्स आप लाइक डॉट 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 जो आगे नज़र आ रहा है तो इट मीन्स इलिप्सिस,
इसका मतलब है कि आपके पास जो है ये दो पैरामीटर्स लाइक टाइम स्टैम्प और आर्बिट्ररी डेटा, ये तो मैसेज की टपल में होंगे। उसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं विच आर नॉट मैंशनड ओवर हेयर, ठीक है, लाइक वो कोई भी हो सकते हैं। फिर नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क बेसिकली एक कंपाउंड मॉड्यूल है। लाइक ये आपके पास समझ लें ये पूरा आपके पास एक नेटवर्क है जो आपको डॉटेड या डैश लाइंस में नज़र आ रहा है। एंड वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नेटवर्क इज़ दैट इट हैज़ नो एक्सटर्नल गेट्स, लाइक इसके कोई एक्सटर्नल गेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर कोई कनेक्शन है, कोई गेट है, तो फिर इसका मतलब है कि वो गेट आगे जाके जिससे कनेक्टेड है वो इस पिछले के साथ मिलकर फिर एक पूरा नेटवर्क बना है, ठीक है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन में ये चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो नेटवर्क होता है उसमें कोई एक्सटर्नल गेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मॉड्यूल पैरामीटर्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मॉड्यूल एटलीस्ट इतने तो पैरामीटर लेता है, या मतलब मॉड्यूल जो मैसेज पासिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मॉड्यूल का ये काम होता है कि पैरामीटर्स की हेल्प से वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा को जो है वो आगे पास ऑन करता है। और उसके अलावा ये मॉडल टोपोलॉजी, लाइक क्या टोपोलॉजी है, जिस तरह हम स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश, रिंग, इस तरह की डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती हैं। इसी तरह हम एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने मॉडल को कैरी आउट कर सकते हैं। तो जो मॉड्यूल के पैरामीटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली यही बताते हैं कि जो हमारा मॉडल है जिसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी इन फ्यूचर या बन के जो है वो क्या टोपोलॉजी होगी, ठीक है। और ये डिफरेंट इसके पैरामीटर्स स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स भी हो सकते हैं, बॉलियन लाइक दो वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स यस नो, ये भी हो सकती हैं। कोई कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रैंडम नंबर्स भी हो सकते हैं जो हम रैंडम नंबर जनरेटर से लेते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। और उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे a+b=, जो भी आपके पास आगे वैल्यू होगी। अच्छा, वो यहाँ पे आपको लाइक एक जो आपको स्नैपशॉट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ वेयर यू कैन स्पेसिफिकली एडिट योर पैरामीटर्स। और यहाँ पे कोई टाइप होगी डेटा टाइप पैरामीटर की, फिर उसका नेम होगा, फिर क्या उसके यूनिट्स हैं, और फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 19। इसमें देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ओमनेट प्लस प्लस है उसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करनी है और कुछ कंटेंट्स की। अब सबसे पहले जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमनेट प्लस प्लस सिमुलेशन प्रोग्राम्स पोजेस अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक, ठीक है। अब जैसे ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल आर्किटेक्चर है, कह लें ओमनेट प्लस प्लस का। तो ये जो डिफरेंट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो कह लें कि ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल सिमुलेशन मॉडल है, फिर एक सिमुलेशन कर्नल है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिमुलेशन कर्नल क्या होता है। फिर एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक टीके इन्वायरमेंट होता है, एक कमांड इन्वायरमेंट। उसको यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में रेजोनेट करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि जो है मॉडल कंपोनेंट लाइब्रेरी जो है वो सिमुलेशन कर्नल के साथ रेजोनेट कर रही है। और जो मॉडल कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स की जो है वो डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस प्रेजेंट होती हैं। अब मॉडल कंपोनेंट लाइब्रेरी की अगेन बात करें तो इट स्पेसिफिकली कंसिस्ट्स ऑफ द कोड ऑफ कंपाइल्ड सिंपल एंड कंपाउंड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा अगेन वही स्लाइड आ गई। अब सिमुलेशन कर्नल या सिमुलेशन कर्नल क्लास लाइब्रेरी क्या होती है कि इसमें मॉड्यूल्स को इंस्टेंशिएट किया जाता है, उनकी एग्जांपल्स बनाई जाती हैं, एग्जाम्प्लिफिकेशन की जाती है उनकी, और इंस्टेंशिएशन की जाती है, ठीक है। जैसे एप्पल, लाइक एप्पल के अलावा कोई अगर कोडिंग से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास का नाम कह लें कि आपने C++ में बैंक बनाया है, तो अगर आपको कोई कहे कि उसकी इंस्टेंशिएशन प्रोवाइड करें तो मैं कह दूँगी कि बैंक बी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है क्लास का नाम और उसकी कोई इंस्टेंशिएशन, कोई ऑब्जेक्ट उसका बनाना है, तो हम कह देंगे कि स्टूडेंट आयशा, लाइक कोई भी रैंडम नेम, ठीक है। तो इसी तरह मॉड्यूल्स को भी इंस्टेंशिएट जो है वो किया जाता है सिमुलेशन कर्नल में। और उसके अलावा जो सिमुलेशन कर्नल होता है इट डज़ कवर मोस्ट ऑफ द कॉमन सिमुलेशन टास्क। और क्लासेस के ज़रिए से जो है वो हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टास्क्स को कवर कर लेते हैं। और वो कौन कौन से टास्क हैं आपके पास, रैंडम नंबर्स को जनरेट करना, उसके अलावा क्यूज़ में लाइक फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट या प्रायोरिटी क्यूज़ जो होती हैं, उसके अलावा मैसेजेस और राउटिंग। तो इन सब को जो है वो हम लाइक कौन कवर कर रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सिमुलेशन कर्नल। अगेन आपको वही स्लाइड दिखाई हुई है। अच्छा, इसमें इन्वायरमेंट और कमांड इन्वायरमेंट और टीके इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये जो भी मॉडल्स हैं और जिनको हमने सिमुलेट करना होता है तो वो किसी ख़ास इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो भी इन्वायरमेंट आप सेलेक्ट करें, चाहे वो कमांड इन्वायरमेंट हो या वो टीके इन्वायरमेंट हो, वो लाइक हमने किस बेस पे सिलेक्ट करना होता है कि हमने ये देखना है कि भाई इनपुट डेटा कहाँ से आ रहा है,
सिमुलेशंस कहाँ पे रन होंगी, उनके रिज़ल्ट्स कहाँ पे सेव होंगे जाके। उसके अलावा जो डीबग इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो मॉडल दिखेगा कैसे, उसको हम विजुअलाइज़ कैसे करेंगे, और उसके अलावा सिमुलेशन की जो पूरी एग्जीक्यूशन हो रही है हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास NED लैंग्वेज, आपको वर्ड आगे काफ़ी जगह नज़र आएगा, सुनने को और देखने को मिलेगा। तो NED बेसिकली क्या होती है? NED होता है नेटवर्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है, NED स्टैंड फॉर नेटवर्क डिस्क्रिप्शन, एंड फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। द नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑमनेट प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में, टूल में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो टोपोलॉजीज़ हम नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट करते हैं ना, उनको हम ग्राफिकली भी ऑल्टरनेट वे में क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम उसको देखने की, लाइक जिसको बस देख के पता चल जाए, उस तरह भी मॉडल कर सकते हैं, और उनको हम कोड भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिकली कोई टोपोलॉजी क्रिएट की है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन सोर्स फाइल है, जो उसकी कोड है उस मॉडल का, उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली साथ के साथ जो है वो क्रिएट होता जाता है, जनरेट होता जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल जो है या लैंग्वेज है, उसमें टिपिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आमतौर पे क्या क्या होता है, तो आपने कहना है कि नेटवर्क की कुछ डेफिनेशंस होती हैं उसमें कंपाउंड मॉड्यूल की डेफिनेशंस होती हैं, और सिंपल मॉड्यूल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो वो सारी डिक्लेरेशंस भी होती हैं किसमें, नेटवर्क डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब जब मैंने कहा कि नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में आपके पास नेटवर्क डेफिनेशंस होती हैं, तो नेटवर्क डेफिनेशंस बेसिकली क्या हैं? कंपाउंड मॉड्यूल्स हैं विच आर द सेल्फ कंटेन्ड सिमुलेशन मॉडल्स के एक मॉडल जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक सिमुलेशन का पूरा कोड और डेटा सारा कुछ मौजूद हो। ठीक है। फिर हमने कहा कि एक इंग्रेडिएंट है नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का कि उसमें सिंपल मॉड्यूल्स की डिक्लेरेशन होती है। तो उसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन कौन से गेट्स हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। फिर कंपाउंड मॉड्यूल की डेफिनेशंस होती हैं, फिर कुछ उसमें एक्सटर्नल इंटरफेसेस जो होते हैं उनके गेट्स और पैरामीटर देखते हैं। फिर उसके अलावा वो जो कंपाउंड मॉड्यूल जिन जिन सब मॉड्यूल्स का बना होता है उनकी डेफिनेशंस, और फिर वो सब मॉड्यूल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, उनके डेफिनेशंस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक टोपोलॉजी क्रिएट करनी है जिसका नाम आपने रख लिया माई नेटवर्क। ठीक है। और आपने कोई ग्राफिकल एडिटर ऑमनेट प्लस प्लस में यूज़ करके ये बनाया। ठीक है। तो आपने नेटवर्क नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है माई नेटवर्क। अब माई नेटवर्क में आपने जैसे इफ़ यू हैव यूज्ड सिस्को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइक हम नीचे एक आपके पास इंटरफेस होता है और उसमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आके कॉपी कर लेते हैं अपने पूरे उसमें वर्क स्पेस में। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने एक मॉड्यूल लिया और उसका आपने नाम रख दिया माई मॉड्यूल। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक कंपाउंड मॉड्यूल लिया। अब कंपाउंड मॉड्यूल आपको पता है कि जो दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल से मिलकर बना होता है, और उसका नाम है स्टैंडर्ड होस्ट, और आमतौर पे स्टैंडर्ड होस्ट ही होता है, लेकिन आप उसको एज़ पर द नीड आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें फिर 21 लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।